नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है और ऐसा नया होता है कि फिर कुछ दिन तक हम उस पर बात करते रहते हैं। अभी हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई और दोनों सीटों के लेके जो नाम सामने आए, उन दोनों ही नामों ने तरह तरह की चर्चाओं को बल दिया। सबसे पहले सूची आई भाजपा की और उस भाजपा की सूची में संजय भाटिया का नाम सामने आया। संजय भाटिया वो आदमी हैं जिन्होंने अपनी सीट मनोहर लाल खट्टर के लिए खाली की थी और उनके जो नाम आने के बाद इसको मनोहर लाल जी का मास्टर स्ट्रोक बताया गया। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके डायरेक्ट संबंध अमित शाह से बन चुके हैं, इसलिए उनको मनोहर लाल जी की भी कोई खास ज़रूरत थी नहीं। लेकिन संजय भाटिया से ज़्यादा चर्चा में नाम आया किरण चौधरी का और कुलदीप बिश्नोई जी का। कुलदीप बिश्नोई जी ने पिछले काफ़ी समय से अपने घर बुला बुला के इतने लंच कराए मनोहर लाल खट्टर जी को, नायब सैनी जी को, फिर भी उनका नंबर राज्यसभा में नहीं पड़ा। किरण चौधरी जी भी मनोहर लाल जी से अपनी काफ़ी नज़दीकियाँ थी, लेकिन उनको भी घर बैठा दिया गया। और इसके साथ ही हरियाणा में ये चर्चाएँ चल पड़ी कि जो राजनीतिक घराने हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने कोने में लगा दिया है। अब फिर आ गई कांग्रेस की बात। कांग्रेस की भी एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस के खाते में या नहीं है और इस सीट के लिए कई प्रकार के नाम थे। इतना ही नहीं, घर में ही ये कहा जा रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा के, ऐसा चर्चाएं थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान जी को और दीपेंद्र हुड्डा अशोक तंवर को राज्यसभा में भिजवाना चाहते हैं। राव दान सिंह भी एक कैंडिडेट थे, लेकिन सरप्राइजिंगली कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उसमें एक अभिषेक मनु सिंघवी को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे वो चेहरे हैं जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल राजनीति में ताज़ी हवाओं की तरह हैं। ऐसा कोई कैंडिडेट इनमें से नहीं है जिसने चुनाव लड़ा हो या हार गया हो। सब के सब फ्रेश चेहरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अब हरियाणा से जो कैंडिडेट बने हैं, करमबीर बोध, उनके नाम का मजाक बनाने में जुटे हैं। लेकिन ये सच है कि वो एक नए कैंडिडेट हैं, लेकिन हैं वो हरियाणवी ही। उनके जाने से क्या असर पड़ेगा? कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज बताए जा रहे हैं। अब आज के समय में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाराज होने की राजनीतिक हैसियत बाकी है? ऐसी सिचुएशन में जब राहुल गांधी खुल के कह रहे हों कि पार्टी के साथ नहीं चले तो बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या सच में ही भूपेंद्र हुड्डा नाराज हैं या नाराजगी की खबरें जानबूझ के उड़ाई जा रही है? क्योंकि एक दलित आदमी, एक दलित नेता अगर हरियाणा में बिल्कुल नया चेहरा है जो बिल्कुल गुटबाजी से दूर है, उसको राज्यसभा में भेजा जा रहा है, तो हुड्डा साहब के नाराज होने के कारण क्या हो सकते हैं? या ये महज सिर्फ अफवाहें हैं? तो ये सारे सवाल आज आपके सामने खड़े हैं। आप इन पे अपने ज़रूर विचार रखना और डॉक्टर सतीश त्यागी जी से तो हम बात करेंगे ही। डॉक्टर साहब जी, किस पे बात करना पसंद करोगे? पहले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पे या कांग्रेस के कैंडिडेट पे? देखिए, शुरुआत भाजपा से ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का नाम आया। जी जी जी। और जैसा आपने कहा कि संजय भाटिया अमित शाह से संबंध बना चुके थे और उनको मनोहर लाल जी की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं थोड़ा सा डिसएग्री ये करता हूँ कि मनोहर लाल की इच्छा के बिना तो संजय भाटिया नहीं आ सकते थे। हाँ, बहुत उनके अंतरंग क्लब का हिस्सा, मतलब गुरु अभी गुरु है। हाँ, गुरु है। और मनोहर लाल खट्टर की आज की तारीख में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी उतनी ही चलती जितनी पहले चलती थी। अभी उनकी सत्ता को कोई चुनौती मिल नहीं रही। ठीक है। और संजय भाटिया का जो आम लोगों में मैसेज ये गया, वो भी ये गया है कि मनोहर लाल जी ने अपनी ताकत सिद्ध कर दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी विशेषताएं बहुत सारी हैं। ओम प्रकाश धनखड़ उम्मीदवार थे, कैप्टन अभी उम्मीदवार थे, और जब इन लोगों को टिकट नहीं मिला तो ये बहुत जल्दी बाहर आके बधाई देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं उनके साथ। इनकी मतलब उतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति कहें या इसको दम कहें, ये बाहर आके खुशी दिखाई देंगे। हाँ, मतलब बहुत अनुशासित लोग लगते हैं। जबकि आप कांग्रेस पार्टी में जाएंगे तो वहाँ एकदम खुल के नाराजगी हो जाएगी, और नहीं भी होगी तब भी उसका प्रचार हो जाएगा। लेकिन भाजपा में सारी चीज़ें नहीं चलती। अब संजय भाटिया का एक तो आपने बताया कि भाई वो उन्होंने थोड़ा सा एहसान भी किया था, मनोहर लाल जी पे अपनी सीट छोड़ी थी, वो भी था। और दूसरे, पंजाबी समुदाय को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देना उनकी शायद कोई मजबूरी भी थी। चूँकि मनोहर लाल जी के सीन से हटने के बाद में पंजाबी समुदाय को मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक स्वभाव वाला नहीं मानता।
वो अपने काम लेकिन धंधों में आदत बिजी तो रहने लग वाले। चुकी है हाँ, ना। हाँ। तो उनको पंजाबी फैक्टर जो था इसको थोड़ा एकोमोडेट करना था उसमें, तो उनकी आवश्यकता थी। क्योंकि आप भी महसूस कर रहे होंगे जब से नायब सिंह सैनी आए हैं, पंजाबी ठीक है भाजपा में है वैचारिक रूप से, और कई वजह हो सकती हैं, लेकिन उतना उत्साह नहीं इसको था। मजाक में एक और तरीके से कहते हैं हाँ। कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो ये जो जाट कम्युनिटी थी ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, कॉलोनियां काटने का। अब ये काम हरियाणा में पंजाबी समुदाय के लोग करते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। आप किसी शहर में चले जाओ, एक तो यहाँ मतलब लोगों ने तो जिले तक बना दिए कॉलोनियां काट काट के। हाँ, ये सच भी है काफ़ी हद तक, इसमें कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है, हाँ। कि अब वो काम प्रॉपर्टी डीलिंग का पंजाबी समुदाय कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को जो नाम उनका दिया है उससे चौंकाने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका नाम चल रहा था। चौंकाने वाली बात ये है कि मतलब जिनका जो बेचारे कोशिश कर रहे थे उनका नहीं हुआ। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी में तो ये होता है, उनका तो 2014 के बाद की जो भाजपा उसमें चौंकाने वाले काम ही होते हैं। नितिन नवीन आए, वो भी मास्टर स्ट्रोक हाँ, था। हाँ, अब वो राज्यसभा में अब जा रहे हैं, या भजन लाल आए हो, मोहन लाल आए हों, अपने यहाँ नायब सिंह आए हों, तो वो ये सब चौंकाने वाले। हाँ, तो संजय भाटिया का नाम उस तरह से नहीं चौंकाता। ये जरूर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिनको नहीं मिला उनके ना मिलने से लोग जरूर चौंके। और दूसरी बात, कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी। किरण चौधरी का राज्यसभा में बड़ा शॉर्ट टेन्योर रहा है, 2 साल का। हाँ, और उस समय भारतीय जनता पार्टी को किरण चौधरी की आवश्यकता थी। आप देख रहे होंगे जो विधानसभा में सीटें मिली हैं चौधरी बंसीलाल के प्रभाव क्षेत्र में, उसका बहुत बड़ा श्रेय होने जाता है। अब उनकी बेटी ऑलरेडी मंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्वभाव है उसके हिसाब से वो अब उनको वहाँ रहना भी, मतलब जितना उपयोग होना था हो लिया। हाँ, हाँ। तो अब किरण जी को तो अब उन्होंने क्या करना है किरण जी का। अब किरण जी मान लिया नहीं मिला तो कांग्रेस में तो वो चलो उनको अगर मनचाही चीज़ें नहीं मिल रही थी तो वो विरोध जाहिर कर देती। कांग्रेस में तो सीएम कैंडिडेट थी। हाँ, लेकिन यहाँ आकर तो कुछ नहीं है। तो अब उनका बेटी ही उनका भविष्य और अपना भविष्य वो तय करेंगी जो कुछ करेंगे। कुलदीप बिश्नोई जी बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, जैसा आपने कहा कि बार बार कई बार तो खाना खिला चुके बेचारे इनको। हाँ, खाना, और वो खाना तो चलो ऐसी चीज़ है, बुलाया आपने खिला दिया, लेकिन खाना खिलाने के बाद आप पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताते थे पूरे उसको कि आए, और समूचा परिवार उनका इकट्ठी होता था, परिवार के जो और सदस्य हैं, और ये लगता था कि शायद मनोहर जी कभी पिघल जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो ये तपे हुए लोग हैं ना, ये इनको इतना तपा दिया जाता है कि इनमें जल का अंश रहता ही नहीं है, पिघलते नहीं है, वाटर कंटेंट 0। अच्छा, मतलब ठोस हो जाते हैं। हाँ, तो आप इनको चाहे काजू की सब्जी खिलाओ या केसर की सब्जी खिलाओ या उसमें कस्तूरी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सोने के बर्तनों में इनको भोजन दिला दो, इन पर कोई असर नहीं होता उस चीज़ का। मतलब ये सेवा हुआ से प्रभावित होने वाले लोग नहीं हैं, इनके लिए अपना हित सर्वोपरि है। तो ये कुलदीप भाई की अब समझ में आ गया होगा। आप ये देखिए कि जो परिवार कुछ वर्षों पहले तक तय करता था राज्यसभा की टिकट, यानी मुझे पक्का पता है कि कुलदीप बिश्नोई के पैर छू छू कर लोग राज्यसभा की टिकट मांग रहे होंगे कि जी कृपा करना, क्योंकि भजन लाल जी का तो वही सब कुछ देख रहे थे। और आज क्या स्थिति हो गई है, समय बलवान है जी। हाँ, तो कुछ एक उनके समर्थकों को छोड़ दें तो आप देखिए आम हरियाणवी इस चीज़ से बड़ी राहत महसूस कर रहा है कि इन परिवारों को भाजपा ने साइडलाइन कर दिया। लोग इतने दुखी थे, लोग खुश हैं आमतौर पे। आज जो बहुत ही करीबी लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं 20 30 साल से, तो उनको थोड़ा दुख है कि भाई साहब एडजस्ट हो जाते तो शायद वो भी एडजस्ट हो जाते, बस इतना ही है। लेकिन भाई साहब और बहन जी के एडजस्ट ना होने से मैं जो महसूस कर रहा हूँ, ना तो कुलदीप बिश्नोई के प्रति कोई सहानुभूति है, न किरण चौधरी के प्रति कोई सहानुभूति, इस बात को लेके कि उनको नज़रअंदाज कर दिया। सोशल मीडिया पे इनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है कि बनो सीएम, इस तरीके से, है ना। तो ये तो अपने आप को एक्सपोज करके बैठ गए। और चौधरी भजन लाल का पोता आज भारतीय युवा मोर्चे की प्रभारी है। हालत ये हो गई है ना। तो इससे तो खैर हरियाणवी लोगों को बड़ी, लेकिन 2 नाम और रह गए सर, राहत मिली अपने कैप्टन अभिमन्यु जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी। हाँ, अब ये थे, ये जातीय समीकरणों में फिलहाल कुछ नहीं बैठ रहे थे सही मनोहर लाल जी तो लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु से तो कोई अपना 7 जन्मों का बैर ही निकाल रहे हैं। हाँ, नहीं, धनखड़ जी से भी निकाला उन्होंने, इनको थोड़ा जरा और ढंग से निकाल देते हैं। तो ये जो नायब सिंह सैनी करते हैं ना, चूड़ी टाइट ही करूँगा, असल में चूड़ी टाइट तो मनोहर जी करते हैं तो इन्होंने इनकी चूड़ी टाइट कर दी। लेकिन दोनों हमारे अनुशासित नेता जो हैं वो आराम से बैठ जाएंगे।
और कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब तक भी जो कुछ मिला उन्हें अनुशासन की वजह से मिला है, और भविष्य में अगर कभी मिलेगा तो फिर उसी वजह से मिलेगा। और दोनों ही जो हैं वो कहीं इधर उधर नहीं हो सकते। किरण चौधरी के विषय में तो अभी भी डाउट है कि पता नहीं कब ये लोग, जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोग हैं ना, इनका पार्टी छोड़ना और पार्टी में फिर से आना, ये इनके लिए कोई, और कांग्रेस भी इनका कोई परहेज नहीं करती। वो तो मतलब अगर आज भी वो आना चाहें तो उनका भरपूर स्वागत है। तो ये तो रही भाजपा की बात, और संजय भाटिया का तो पहुंचना निश्चिंत ही है। अब आती है कहानी कांग्रेस की। तो कांग्रेस में जो बिल्कुल नया नाम है, कल तक जब मैंने सुना था ये, मैं भी ये मान रहा था शायद बिहार वगैरह से कोई है, चूँकि बोध मतलब हाँ, बोध शब्द किसी के आगे लगाओ, ये हरियाणा में तो मैंने आज तक नहीं सुना था। तो आप और हम लोग जो राजनीति में थोड़ा मतलब दखल देते हैं इन सारी चीज़ों में, हमें नहीं पता था। हमारे लिए भी सरप्राइजिंग नाम है वो। तो आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं जानता होगा। कांग्रेस का टिकट देने में सबसे बड़ी जो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर हम विचार कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा कि ये जो सीट मिली है करमवीर जी को, आमतौर पर धर्मेंद्र जी क्या होता है, राज्यसभा में लोगों को एडजस्ट किया जाता है, या तो केंद्र के ऐसे नेताओं जो चुनाव हार के बैठ गए हों, हाँ, बड़े बड़े दिग्गज जिनको मानते हैं, या ऐसे हैं जो दिल्ली में जिनका रहना बहुत जरूरी है, बेशक उनका जनाधार हो या ना हो, उनको एडजस्ट किया जाता है। जैसे अभिषेक सिंघवी जी जा रहे हैं, आनंद शर्मा को मिलाना था, बहुत लोग हैं। तो राज्यसभा एक ऐसी जगह बन गई थी कि जो जनता में जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसको किसी भी तरीके से वहाँ ले आओ, और दिल्ली में पड़ा रहेगा तो वो पार्टी वार्टी के काम आते रहते हैं। या जैसे कांग्रेस में हम कहें कि भाई गुट है या हरियाणा में, उनके गुटों में से किसी को एडजस्ट करना था, तो इस बार वो बात भी नहीं हुई। तो क्या नाम है, करमवीर जो हैं वो एडजस्टेबल कैंडिडेट नहीं है कि उनको एडजस्ट नहीं किया गया। और वो कांग्रेस में राहुल गांधी की कांग्रेस के सदस्य हैं, एससी सेल के। हाँ, चूँकि ना तो वो हुड्डा साहब के फैक्शन से उनका कोई लिंक है ना शैलजा के। आज कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो उनके गुट के हैं, वो राहुल गांधी के गुट के हैं। अब कैसे उन्होंने अपनी ये जगह बनाई, तो जगह बनाने की जो चीज़ें हम पढ़ पा रहे हैं अभी तक वो है कि एक संविधान बचाओ यात्रा में या आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और हो सकता है राहुल गांधी से उनकी भेंट नियमित होती है, और राहुल गांधी जिस पे फिदा हो जाते हैं वो फिदा हो जाते हैं। ऐसा एक व्यक्तित्व है बिहार से, अनिल जय हिंद करके, जो ओबीसी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और राहुल गांधी एक भविष्य की कांग्रेस तैयार कर रहे हैं जो उनकी कांग्रेस होगी, वो हुड्डा साहब की या शैलजा की कांग्रेस नहीं होगी। ये तो इनके तो भरोसे देख लिया उन्होंने, 3 चुनाव देख चुके हैं वो, है ना। हाँ, दूसरी क्या है कि अब शैलजा का भी उम्र का तकाजा है, वो भी जाएंगे अगर हम दलित राजनीति की बात करें। अशोक तंवर भी ये अपनी लॉयल्टी पे सवाली निशान लगवा चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें इतना कुछ दिया कि वक्त की मांग थी कि वो राहुल के साथ रहते बुरे वक्त में भी। ठीक है, राजनीति में ऐसे दौर आ जाते हैं जब आपको तो कई बार साइड लाइन करना पड़ जाता है, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें देने में कोई कसर नहीं रखी कि एक जेएनयू का NSUI का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति वो NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, 2 बार सांसद, मतलब 1 बार सांसद बनता है, 1 बार टिकट लेता है। इतना कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया, उसके बावजूद भी अशोक तंवर वफा नहीं कर पाए। 5-6 पार्टियां बदल चुके हैं सर, तो वो चीज़ नहीं थी। मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी जो भविष्य की राजनीति तय कर रहे हैं उसमें दलित समाज की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। चूँकि जितना पोलराइजेशन पॉलिटिकली सोशली होना था भारत की राजनीति में, धर्मेंद्र जी वो हो चुका। अब वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे है, अब इसमें कोई लंबी चौड़ी चेंज नहीं होनी। अब इसमें क्या है कि जो ध्रुवीकृत समाज है उनमें फ़र्क पड़ सकता है, इधर उधर हो जाए, लेकिन वो अपनी जो शिखर था उसको प्राप्त कर चुके हैं। राहुल गांधी ने इनको क्यों पसंद किया, एक तो ये अम्बेडकरवादी हैं घोषित, बोध लगाते हैं अपने हाँ पीछे। नंबर 2, ये बसपा के संगठन से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, वहाँ इन्होंने काम किया है। अच्छा। और सरकारी कर्मचारी रहे हैं, और आपको ध्यान होगा काशीराम जी की असल पूंजी BSP में क्या थी, कर्मचारी थे सरकारी। वहीं से वाम सेवक का आंदोलन चला। तो आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति जो BSP के ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बारीकी से और गहराई से समझता है, और जिसकी आज कांग्रेस को ज़रूरत है, वो करमवीर बोध इस उनकी श्रेणी में बिल्कुल फिट बैठते हैं। जैसे मैंने कहा अनिल जय हिंद OBC के लिए, और ये लोग मूलतः कांग्रेसी नहीं है, लेकिन आए जहाँ से हैं वहाँ इनके पास एक बड़ा समृद्ध अनुभव है संगठन का।
और जब एकाएक आपको आपका नेतृत्व बहुत बड़ी पहचान दे देता है तो आम समाज जो आपसे जुड़ा हुआ है उनको ये लगता है, अब जैसे आज दलित समाज जो हरियाणा का, उनको ये पता है कि करमवीर बोध राहुल गांधी का आदमी है। तो पूरा समाज जो है उनका डायरेक्ट दिया है मतलब हाँ। दलित समाज हरियाणा का आज ये सोचेगा सर हाँ। कि शैलजा जी की वजह से, शैलजा जी नाराज हुई, वो एक फैक्टर था चुनाव में, उस वजह से कांग्रेस, और भी बहुत थे लेकिन ये भी एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन आज दलित समाज का एक कॉमन मैन ये सोचेगा जरूर कि भाई एक हमारा बंदा जो बिल्कुल नया चेहरा है उसको राज्यसभा भेज दिया। और मुझे ये लगता है कि करमवीर को राज्यसभा में लाने, देखिए कई बार क्या होता है, कांग्रेस पार्टी की विडंबना है कि वो अपने अंदर के टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाती। आपके जो उदयराज हैं, उदित राज उनके साथ आए थे लेकिन उनका भी कुछ नहीं करा इन्होंने, कोई यूज नहीं। तो अगर राहुल गांधी इनका करमवीर का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं और दलित समाज को कांग्रेस की ओर मोड़ने के लिए उनका सेवाएं चाहते हैं तो वो आदमी फिट है। पहले तो गुटबंदी से अलग है, नंबर 2 अम्बेडकराइट है, और बसपा का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो वामसेफ का संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको वो कांग्रेस में उनकी वापसी करा सकते हैं, चूँकि वहाँ भी बीएसपी का कोई लंबा चौड़ा भविष्य है नहीं। तो रणनीतिक रूप से तो बहुत सही कदम उन्होंने उठाया। और अब ये मान के चलिएगा आप कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में जो पोलराइजेशन था उसमें अभी दलित कहीं फिट नहीं बैठ रहे। नहीं बैठ रहे जी। हाँ, दलितों में भी फिर 2 कैटेगरी कर दी ना, डीएससी। हरियाणा के दलित को मोटे मोटे तौर पे उनको अगर कोई संभावना नजर आती है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। लेकिन उनको डर ये लगता था कि शैलजा की उपेक्षा हो रही है, तंवर को एडजस्ट नहीं कर पा रही कांग्रेस। तो कांग्रेस का ये जो चेहरा बन गया था कि हरियाणा में एक ऐसी कांग्रेस है जो दलित समाज को एडजस्ट ही नहीं कर पाती, या ऐसे दलित समाज को एडजस्ट करेगी जिसे काशीराम जी कहते थे चमचा वर्ग। उन्होंने जो किताब लिखी थी ना, चमचा करके एक किताब लिखी थी, चमचागिरी, तो उसमें यही बताया था कि जो लोग कांग्रेस की छत्रछाया के तले दलित नेता तैयार होते हैं वो चमचागिरी वाली कैटेगरी में आते हैं, और उससे बसपा का जो मूल संगठन है वो कोई बहुत आदर की दृष्टि से नहीं देखते। तो पहली बार बहुत लंबे अरसे बाद में मतलब एक ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा दलित चेहरा हरियाणा में आया है जो अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए किसी भी क्षत्रप के अधीन नहीं है। तो इंडिपेंडेंट, कोई क्रेडिट लेने वाला नहीं है, इनका विचार से जुड़ा व्यक्ति है, संगठन की समझ रखता है, सीधे सीधे राहुल गांधी से जुड़ा है, और कांग्रेस के लिए दलित समाज को अपनी तरफ मोड़ने के लिए आज इससे बेहतर कोई डिसीजन राजनीतिक रूप से नहीं हो सकता था। और ये भी तय है, 37 विधायक हैं, 31 हैं वहाँ, तो उनका चुना जाना तय है। अब सवाल ये उठता, लोग ये कहते हैं साहब जो पिछले 2 अनुभव हैं, अजय माकन वाला और आनंद वाला, कि उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं हो जाएगी? मुश्किल है जी। अब मतलब निर्विरोध चुनाव, अगर मैं कहता हूँ हाल तो मुश्किल है, लेकिन अगर ये हुआ तो फिर आप देखना हरियाणा की राजनीति में क्या गुल खेलते हैं फिर। ये इतना आसान काम नहीं है। जैसा आपने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी बार्गेनिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा रही नहीं है। और दूसरा सर, अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी अगर दिखाएं, मतलब हुड्डा साहब के पास विरोध क्यों करेंगे, मतलब क्या सोच के करेंगे जी विरोध? ये चीजें फैलाई जाती हैं। अब ये ना तो हुड्डा मतलब जैसे सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाल दिया किसी ने कि ये गुलदस्ता लेके करमवीर बोध गया और उसने गुलदस्ता ले, जबकि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। अभी जो ताजा तरीन फोटो आया है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा या तो उनको दे रहे हैं या वो ले रहे हैं, कि उनको ही दे रहे होंगे। बीके हरिप्रसाद साथ में खड़े हैं और राव नरेंद्र सिंह खड़े हुए हैं, और दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया है कि हम बहुत खुश हैं और उनको बधाई और शुभकामनाएं। तो जो प्रारंभिक संकेत मिल रहा है उससे ये लग रहा है कि हुड्डा हो सकता है कहीं अंदर बहुत गहराई में कुछ हो भी सकती है, नहीं, उनको क्या, उनका तो कोई, लेकिन अब उन्होंने इस निर्णय को बिल्कुल सहर्ष स्वीकार लिया है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि देखिए हुड्डा साहब 47 की पैदाइश है और अब लगा लीजिए 80 के आसपास पहुंच रहे हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण दीपेंद्र हुड्डा की उनके अपने बेटे की राजनीति है, और इस समय वो ये जोखिम नहीं उठा सकते इस तरीके का। जो वर्तमान हालात हैं उनके लिए हितकर यही है कि वो करमवीर को बहुत दिल से स्वीकार करें, और उससे एक समाज में मैसेज जाएगा। एक तो दलित समाज जो है, जो भी हुड्डा साहब के विपक्षी हैं, जो जिस वजह से उनसे बार बार ये कहा जाता है,
आप ये देखिए पिछले सारे चुनाव का डिस्क्रेडिट जो है लोग ये दे देते हैं कि शैलजा का अपमान हुआ था किसी मीटिंग में, तो उसकी भरपाई हो रही है। तो हुड्डा साहब के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है इस समय कि वो खुल के और बड़ा दिल से करके इन चीज़ों का स्वागत करें और कर्मवीर की राजनीति को प्रमोट करें। तो उससे क्या होगा कि दलित समाज का जो दृष्टिकोण उनके प्रति बदला था, ये अब कुछ लोगों ने बदलवाने की कोशिश की थी, उसमें वो ठहराव आ जाएगा। तो हुड्डा साहब के और कांग्रेस के हित में तो है ही, हुड्डा साहब के भी हित में है कि वो ये हो। और इतना समझदार तो मैं हुड्डा साहब को मानता हूँ, इतनी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता जी आज के टाइम में। हाँ, नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है। दूसरे वो जैसे मैंने कहा अभी पंजाब में राहुल गांधी ने बड़े तीखे तेवर अपनाए थे, बहुत कुछ कह दिया था जो वो पहले नहीं कहते थे कि या तो आप टीम का हिस्सा बनोगे या फिर हम आपका इलाज कर देंगे एक तरीके से। तो वो भी एक मैसेजिंग पूरे देश की कांग्रेस के लिए थी, उसमें हरियाणा भी शामिल है। तो मुझे तो ये लगता है कि भविष्य की कांग्रेस जो राहुल गांधी की कांग्रेस है, मतलब वो ऐसी कांग्रेस है जिस पर क्षत्रपों का प्रभाव, मतलब ठीक है कंसल्टेशन आप करके उनसे बातचीत करके कांग्रेस की राजनीति आप फैसले लेते हैं, लेकिन कोई आपको डिक्टेट करे हाईकमान को, वो स्थिति अब राहुल गांधी की कांग्रेस में होने वाली नहीं है। और हुड्डा साहब इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। अब इस समय देखिए चुनाव के परिणाम एक अलग अलग चीज़ें, लेकिन कुल मिलाकर जो एक जातीय हम चीज़ें देखें, आपके पास प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक व्यक्ति है जो एक विशेष समुदाय से एक क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। नंबर 2 CLP लीडर के रूप में आपके पास एक बड़ा लीडर है जिसका अपना प्रभाव क्षेत्र है। और कर्मवीर जो नया नेतृत्व तैयार हो रहा है दलित समाज में, वो भी एक बड़ी अच्छी चॉइस है। अब बाकी समाज के जो और हिस्से हैं उनमें भी आपको अपनी पैठ तो बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे। तो बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है अपने हिसाब से, तो उसका जवाब कांग्रेस ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग करके एक दिया है कि भाजपा इनके लिए खड़ी है मुख्य रूप से, तो कांग्रेस इनके लिए खड़ी है। अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, संकट बहुत है कि सीटें कम है और जातियां ज़्यादा हो रही हैं। अब किस किस को कहाँ एडजस्ट करें बड़ा मुश्किल है। कभी ब्राह्मण नाराज़ हो जाएगा, कभी बनिया नाराज़ हो जाएगा, कभी पंजाबी नाराज़ हो जाएंगे, कभी जाट नाराज़ हो जाएंगे, कभी रोड नाराज़ हो जाएंगे। अब रोड समाज भी थोड़े से कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखता है, वो भी अभी बड़े नाराज़ हैं। एक आपके कोई तेलू राम जांगड़ा करके कोई नाम मैं सुन रहा था, वो टिकट टेटार्थी थे, वो नाराज़ हो गए कल से। तो एक अनार 100 बीमार वाली बात है। सीट तो एक ही है। हाँ, नाराज तो होंगे। जो अब भाजपा को भी अब समझ में आ गया होगा कि कितनी बड़ी परेशानी है कि अब 5 सीटें हैं, अब सारे 36 बिरादरी को कैसे इसमें एडजस्ट करोगे, जबकि आपको एडजस्ट करने के लिए और लोग भी चाहिए। नहीं, इनमें वो आई थी क्या पीछे नाम था रेखा शर्मा। हाँ, वो कौन सा मतलब उनका जनाधार था यहाँ? कुछ भी नहीं जनाधार। और उनका अब तक आउटपुट क्या? अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब इनका कर्मवीर का क्या जनाधार है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा उन्हीं लोगों के लिए बनती जिनका जनाधार नहीं होता। ये सच्चाई ये है। जनाधार वाले तो लोकसभा में जाएंगे, जनाधार वाले तो विधानसभा में जाएंगे। या जनाधार वाला कोई नेता चुनाव हार गया हो तो उसको लाया जाता है। अटल जी को भी राज्यसभा में भेजा गया था, अडवाणी तो राज्यसभा की राजनीति करते रहे। प्रधानमंत्री मतलब मनमोहन सिंह चुनाव हार गए लोकसभा का, फिर राज्यसभा में लाए। तो प्रारंभिक सोच जो थी देश की आजादी के बाद में राज्यसभा के गठन की, राज्यसभा की सोच ये थी सर कि बौद्धिक रूप से जो उन्नत राजनेता हैं उनको मतलब वहां रखा जाए और वो देश को मार्गदर्शन दे। ऐसे लोग, कोई ऐसा सदन होना चाहिए जहां लोकसभा में जो चीजें पारित हो गई हैं उसकी एक बार से समीक्षा कर ले गहराई से कि इनके क्या व्यापक प्रभाव समाज पे और देश इन्होंने तो फिर कबाड़ा ही कर दिया। वो तो फिर वो एडजस्टमेंट वाली पैसे देके भी जाने लग गए लोग। देखिए वीरेंद्र सिंह ने कितने साल पहले बताया था कि 100 करोड़ की राज्यसभा मेरे ख्याल से अब 200 करोड़ की होगी। टीएमसी से हरियाणा के एक नेता गए सर बहुत। तो अब आप ये देखिए ना, अरविंद केजरीवाल जो बड़ी स्वच्छ अच्छी राजनीति करने की बात करते हैं, उन्होंने जो भी राज्यसभा में लोग भेजे, मुझे नहीं पता क्या लेन देन हुआ, लेकिन वो साफ दिखता है कि कुछ हुआ है, चूंकि वही लोग गए हैं जिन पर माल है। लेकिन कांग्रेस पे कम से कम ये आरोप तो नहीं लगेगा आज के डेट में। कर्मवीर के पास तो कुछ नहीं है देने को। किसी भी कैंडिडेट, एक कैंडिडेट तो सर उनका डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रधान है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। वो जिलाध्यक्ष मात्र है यहाँ पे ना। और वो भी मैं कह रहा हूँ बिहार से भी ऐसे बिल्कुल ग्राउंड लोग दिए। राष्ट्रीय स्तर पे राहुल गांधी बड़े लंबे समय से बेचैन थे। वो एक ऐसी कांग्रेस चाहते थे जो उनकी कांग्रेस हो, जो विचार को और लोगों को जानने में कितना समय लग जाता है। कल को कर्मवीर को नहीं जानते थे, आज सारे जान गए। 1 मिनट जानने में कितना टाइम लगता है? जानने को कोई बड़ी बात ही नहीं है।
तो और ऐसी धीरे धीरे पहचान बनती है। लेकिन करमवीर को भी थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि वो ठीक राहुल के ही आदमी बन कर रहें, सम्मान करें सारे घटकों का, अपने लीडर्स का, चूँकि नए हैं, राजनीति का प्रारंभ असल में तो अभी हो रहा है। तो वो अगर अपनी पूरी संपूर्ण ऊर्जा, अपनी संपूर्ण उनकी जो जानकारी है, संगठन की समझ है, अगर वो कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में दलित समाज में लोकप्रिय बनाने में उस ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो ये इनके हित में रहेगा। और इसका मुझे नहीं लगता इन चीज़ों का मोटा मोटी कोई विरोध करेगा कोई भी। आपका एक बिल्कुल स्पेसिफिक फील्ड है, आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि समाज के और हिस्सों में आप जाओ, आप केवल दलित समाज की वापसी कांग्रेस में करा लो, ठीक है, इस आश्वासन के साथ कि आप यहाँ आएंगे तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और संविधान बचाने के, संविधान की जो लड़ाई है, एक अम्बेडकरवादी कांग्रेस के झंडे के तले लड़ेगा तो उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। तो इनका कोई क्लैश वैसे नहीं रहेगा किसी भी नेता से। बेशक ये कुछ आदमी इस बहम में रह सकते हैं जिसका सीधा राहुल से परिचय हो जाता है, फिर वो किसकी सुनेगा, फिर तो बहुत बड़ी बात होगी। तो उनको भी अपने आप को बड़ा एक विनम्र रखते हुए और अपने विचार के साथ जुड़ते हुए धरातल पे काम करने की आवश्यकता है। अब सवाल ये उठता है, मान लीजिए वो काम करना चाहें, हरियाणा की राजनीति ऐसी है कि आपको घोड़ा गाड़ी तमाम चीज़ें चाहिए, और कई बार पता चला कि नेता तो तैयार है काम करने के लिए और गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की स्थिति है नहीं। तो मेरी तो सलाह ये है कि अगर ये जीत के आते हैं और आ ही जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए कि इनको संसाधन भी दें, क्योंकि संसाधन तो पुराने लोगों के पास इनके खिलाफ कुछ नहीं है कहने के लिए। तंवर के खिलाफ मिल जाएगा, शैलजा के खिलाफ मिल जाएगा, किसी के, बिल्कुल नया चेहरा है और लंबी राजनीति करनी है। तो जो भी संपन्न लोग हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो थोड़ा थोड़ा अपना अंटी ढीली कर लें, ठीक है ना। मैं वैसे ही दे रहा हूँ सलाह, क्योंकि देखिए आप राजनीति में आगे आपको लगता है कांग्रेसी 2 रुपए भी अपने निकालेंगे क्या? कर देंगे थोड़ा चंदा तो इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि हरियाणा की राजनीति इस तरह की हो गई है कि एक तो ये मतलब अपनी तरफ से तो बेचारे की क्षमता है नहीं, और अगर एकदम से कहीं से कुछ दिखने लगेगा लोग उस पर भी डाउट करेंगे। तो जैसा हरियाणा में एक परंपरा है ना कि लोग गाड़ियां भेंट करते हैं, तो मेरी सलाह एक तो कांग्रेस के लोग इनको डिफेंडर ना सही तो फॉर्च्यूनर तो दे दें, है ना। अब तो करमवीर को मालामाल बनवाने में जुटे, नहीं वो काम आ जाएगी उनके, पता लगे और करम लोग ये कह देंगे आपने ही करमवीर को भिजवाया है। भैया यहाँ एमएलए के विधानसभा के चुनाव की तैयारी करता ना, वो भी फॉर्च्यूनर में चलता है और 5-7 हज़ार रुपये रोज उसको खर्च करने के लिए चाहिए। मैं बिल्कुल बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूँ आपको कि अगर करमवीर को, कई बार राजनीति में लोग इसीलिए बढ़ जाते हैं पैसे के अभाव में, कोई नहीं पूछता। अच्छा अगले का पिछला कोई जुगाड़ तो है नहीं कि लंबा चौड़ा। हरियाणा में आपने राजनीतिक रूप से अब अगर कामयाब होना है तो आपको 50-100 करोड़ का जुगाड़ तो होना ही चाहिए भाई, महीनों लाखों रुपए खर्च करने, फिर जो लोग आएंगे उनका खाना पीना, उनकी एंटरटेनमेंट करना। तो यहाँ जो ब्योंत देखने वाली बात है ना हरियाणा की राजनीति की, ब्योंत क्या है उसका, ब्योंत का विरोध भी करते हैं और चाहिए भी। मजे की बात ये कहते हैं वो महम से हैं, मतलब हाँ, मैं सबके लिए तो खुशकी बात, रोहतकी हैं और अंबालवी भी हैं। तो हरियाणा का एक ठेठ इलाका रोहतक और एक बड़ा परिष्कृत इलाका अंबाला, दोनों जगह का अनुभव है, सरकारी नौकरी का अनुभव है, सचिवालय में रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके पास में। लेकिन मेरी चिंता सिर्फ यही है कि ये जो टैलेंट कांग्रेस में आया है, ये पैसे के अभाव में, संसाधनों के अभाव में कहीं दम ना तोड़ दे। तो चूँकि कांग्रेसियों ने खूब माल कमा रखा है, तो थोड़ा थोड़ा अगर 5-10 नेता भी अगर ये करेंगे कि उनकी 5-5 लाख रुपए महीने की सजा, तो 20-25 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से उनकी राजनीति स्मूथली चलेगी। ये प्रैक्टिकल सजेशन है, कोई नहीं देगा मेरे अलावा नहीं तो मारा जाएगा भाई। नेता को कपड़े भी अच्छे पहनने पड़ते हैं एक एक कपड़ा कुर्ते पजामे की धुलाई 200-250 रुपये जा रही है आजकल। हाँ 200 रुपये। फिर दोस्तों ये थी पूरी राज्यसभा की सीटों की कहानियाँ। हाँ, एक और निर्दलीय प्रत्याशी भी आने वाले हैं आज शाम तक। मुश्किल है सर, सतीश नांदल का नाम बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। अच्छा हाँ, ये भी रोहतकी हैं। मुझे किसी ने अभी 15-20 मिनट पहले बताया कि सतीश नांदल पर्चा भरेंगे। अभी क्यों भर रहे हैं, क्यों भरवा रहे हैं उनका, उसके पीछे लंबी चौड़ी राजनीति हो सकती है कि रोहतक से ही क्यों आप एक जाट उम्मीदवार को लाना चाह रहे हो। तो वो इसलिए ना कि भूपेंद्र देखिए सबके निशान लिया ना, भूपेंद्र उठाए सबकी निगाहें। अब ये देखिए जाट आरक्षण आंदोलन कब हुआ था, 16 में, अब बरी हुए हैं, अब उसमें भी उड्डा है आगे। देखिए चक्कर क्या है कि कमजोर आदमी पर कोई हमला नहीं करता, विरोध हमेशा ताकतवर आदमी का होता है। विरोधी दलों ने भूपेंद्र हुड्डा को घेरना, भूपेंद्र हुड्डा के पीछे पड़ना,
इससे ये तो सिद्ध कर दिया कि जो कुछ है दारो मदार तो वही है। वो तो विधानसभा में किसने कहा कि रामकुमार गौतम कहते हैं कांग्रेस मतलब हुड्डा कांग्रेस, तो सारे कहते हैं। तो इसमें तो हुड्डा साहब का कोई नुकसान नहीं है, और उनको जब जब घेरा जाता है इसका उनसे उनकी ताकत ही सिद्ध होती है। और देखिए राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं धर्मेंद्र जी जिसके सारे प्रशंसक हों। अगर आपके राजनीति में विरोधी नहीं है तब भी आपका होना कोई मायने नहीं रखता, और समर्थक तो खैर होते ही हैं। तो विरोधी होना बहुत जरूरी है, और जितना विरोधी ताकतवर होगा बड़े, अब मान लिया पूरी सरकार एक आदमी के पीछे पड़ जाए जैसे राहुल गांधी के पीछे पड़े, तो वहीं से तो ताकत आती है ना। ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। तो आपको तारीफें भी होंगी, गालियाँ भी खानी पड़ेंगी, आरोप भी झेलने पड़ेंगे। ये आपके होने को प्रमाणित करते हैं। ओके दोस्तों, राज्यसभा में जाएंगे करमबीर बौद्ध और संजय भाटिया जी। अब इससे क्या लंबे चौड़े फर्क पड़ेंगे ये बहुत आने वाले समय की बात है, लेकिन करमबीर बौद्ध के रूप में हरियाणा को एक नया नाम, एक नया चेहरा मिला है। रही बात जानने की, तो कल को लोग जानते नहीं थे, आज जानने लगेंगे। अगर कोई काम करेगा और राजनीति में ताज़ी हवाएं, ताज़े लोग आएंगे तो ये बहुत अच्छा है। और कब तक हम इन राजनीतिक परिवारों को हरियाणा की जनता ढोती रहेगी। कुछ जनता को बदलना पड़ेगा, कुछ लोगों को नेताओं को बदलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से कल्चर, पॉलिटिकल भी बदल जाते हैं। और जिस तरह की बातें हैं उसको देखते हुए अनअपोज मुझे लगता है ये चुने जाएंगे। अब सतीश नांदल जी वगैरह कोई आते हैं तो फिर चुनाव भी होगा। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, अब कमेंट करके ज़रूर बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।